सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञान एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज भैया जैसे आप सभी को पता है हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 का स्टडी नोट नंबर 2, ठीक है, जो बात करता है हमारा डिमांड और सप्लाई के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने डिमांड का पार्ट पूरा का पूरा कवर कर लिया था। भैया डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, दुनिया भर की चीजें हमने डिमांड के बारे में सारी की सारी डिस्कस कर ली थी। अगर आपने वो वाली क्लासेस नहीं देखी है तो भैया ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा ऑलरेडी बन के रख चुका है। और ये आपके सामने आ रहा है पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सप्लाई के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो मैंने शायद पहले पार्ट में ऑलरेडी बोल रखा है कि भैया डिमांड और सप्लाई लगभग सेम है। ठीक है, कोई भी खास यहाँ पे ज्यादा अंतर आता नहीं है। जैसा डिमांड है सेम लगभग वैसे ही हमारा सप्लाई है, बस डिमांड की जगह सप्लाई रख दो और ऑलमोस्ट आपका कॉन्सेप्ट आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। इसीलिए इस वाले पार्ट में मैं बहुत ज्यादा डीप में जबरदस्ती उन्हीं बात को वापस से रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, बस जो बात है हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, बस मैं आपको मैच ही बस करवाना है, उतना आपको करवा के छोड़ दूंगा आपके ऊपर। क्लियर है। हालांकि टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आपको लगेगा अरे सर तो कुछ बता ही नहीं रहे। अरे भैया डिमांड अगर आपने पहले अच्छी तरीके से पढ़ लिया है ना, सप्लाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इतना अगर मुझ पर भरोसा करते हो तो भैया बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और आगे आपको और नई वीडियोस मिलते रहेंगी। उसके लिए बेल आइकन भी आप जरूर से दबा देना। क्लियर है। तो भैया इधर उधर की बातें हो गई बहुत सारी हमारी, शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो जैसा कि तुम सबको पता है भैया, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सप्लाई से। डिमांड ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है। जिसको भी डिमांड देखनी हो भैया, डिमांड क्या है कैसा क्या है वो देख लेना पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको अच्छी तरीके से समझ लेना। उसी के बाद आना पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 3 को हम भैया थोड़ी स्पीड से करने वाले हैं। क्लियर है। हाँ जी सर क्लियर है। तो आगे बढ़ो। सप्लाई में सबसे पहले भैया सप्लाई होती क्या है, तो सप्लाई क्या है भैया, सप्लाई रिफर्स टू अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट the producer are willing and able to offer the market at various prices during a period of time। मतलब सप्लाई उन गुड्स और सर्विसेज को डिनोट करता है। सप्लाई क्या, उन गुड्स और सर्विसेज को डिनोट करता है जो प्रोड्यूसर, ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर विलिंग एंड एबल टू ऑफर, यानी चाह भी रहे हैं और ऑफर कर भी रहे हैं। ठीक है, ऑफर कर भी रहे हैं और ऑफर करना चाह भी रहे हैं वेरियस प्राइसेस में जो मार्केट में चल रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। कुछ इसी टाइप का हमारा डिमांड का भी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सेम बस वही है सप्लाई। सप्लाई क्या है भैया, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर चाह भी रहे हैं और वो सप्लाई कर भी सकते हैं गिवन मार्केट प्राइसेस पे। ठीक है, अब आपको पता है साल भर मार्केट में प्राइसेस कम ज्यादा होते रहते हैं। ऐसे कम तो बहुत ही ज्यादा कम बार होते हैं, ज्यादा ही हमेशा होते रहते हैं। तो जो भी प्राइसेस चल रहा है, इररिस्पेक्टिव कि भैया मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, अगर कोई भी प्रोड्यूसर अपने गुड्स या सर्विसेज को मार्केट में बेचना चाह रहा है और वो बेच सकता है, बस यही होता है सप्लाई। ठीक है, क्लियर है। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आगे और क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं। सप्लाई रिफर्स टू व्हाट फर्म्स ऑफर फॉर सेल नॉट नेसेसरी टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग। मतलब सेलर ने लगा दी सेल, ठीक है, दुकान के बाहर सेलर ने लगा दी सेल कि भैया हम इतना सामान बेचना चाह रहे हैं। अब जरूरी है क्या कि वो जितना सामान बेचना चाह रहा है वो सारा का सारा वो बेचते? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मान लो अगर कोई क्लॉथ ओनर है, ठीक है भैया, किसी के कपड़े की दुकान है, वो 100 कपड़े को लगा देता है सेल के ऊपर कि भैया इसको मैं बेचना चाह रहा हूं। जरूरी है क्या कि वो 100 जो क्लोथ्स वो लगा रहा है वो सारी की सारी बिक जाए? नहीं, हो सकता है कुछ बच भी जाए। तो जो बच गई, ठीक है, जो बच गई उसको क्या हम बोलेंगे, सेल? नहीं सर, उसको हम जनरली सेल नहीं बोलेंगे। सेल हम क्या बोलेंगे, 100 जो क्लॉथ है वो सारी की सारी हमारी सप्लाई के अंदर आने वाली। ठीक है, सप्लाई किसको बोलेंगे, जो ऑफर कर रहा है हमको सेलर, वो हो जाएगा सप्लाई। ये नहीं कि भैया सेलर तो बेच ही नहीं पाया, मान लो उसने 80 जो क्लॉथ्स है वो बेच दिए, 20 रह गए, तो उसको क्या हम सप्लाई गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, ये बताओ? उसको भी हम सप्लाई यहां पे गिनने वाले हैं। क्लियर है भैया। तो यानी ऐसा नहीं है कि जो नहीं बिका वो हम सप्लाई में नहीं मानेंगे, जो सेलर ऑफर कर रहा है वो हमारा यहाँ पे सप्लाई बन जाता है। ठीक है, वही लाइन यहाँ पे लिखी है, एक बार फिर से और देख लेते हैं। सप्लाई रिफर्स टू व्हाट फर्म्स ऑफर टू सेल नॉट नेसेसरी व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग, यानी जो वो ऑफर कर रहे हैं सेल करने के लिए वही हमारा सप्लाई बन जाता है। जरूरी नहीं है कि वो बिके या नहीं बिके, पर वो हमारी सप्लाई के अंदर जरूर से काउंट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट आगे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है भैया, स्टॉक ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स में अंतर है। क्या अंतर है भैया? तो सप्लाई मींस sum of the part of stock of goods which is prepared by the seller to sell at a particular price। ठीक है, सप्लाई का मतलब क्या है, स्टॉक का वो पार्ट जो भैया सेलर की इच्छा है, जो वो एक पर्टिकुलर प्राइस में बेचना चाह रहा है, वो क्या हो गया सप्लाई। जो वो बेचना ही नहीं चाह रहा है वो क्या हो गया, स्टॉक हो गया। ठीक है, मान लो किसी के पास 10 किलो जलेबी पड़ी है, ठीक है, मिठाई वाले के पास 10 किलो जलेबी पड़ी है, पर वो सिर्फ और सिर्फ 5 किलो जलेबी ही बेचना चाह रहा है, बाकी 5 किलो वो नहीं बेचना चाह रहा है। मान लो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख रहा है, वो घर में ले जाना चाह रहा है, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो सप्लाई हम क्या काउंट करेंगे, सप्लाई हम काउंट करेंगे 5 किलो जलेबी, बट स्टॉक हम क्या काउंट करेंगे, पूरा का पूरा 10 किलो उसका स्टॉक यहाँ पे हम काउंट करने वाले। सप्लाई कितना आएगा 5, स्टॉक कितना आएगा 10 किलो आएगा। क्लियर है। तो आपको आई होप अंतर समझ में आ गया होगा सप्लाई और स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंसेस यहाँ पे होने वाले। जो भी सेलर
ऑफर कर रहा है सेल के लिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस जो भी मार्केट में चल रही है वो हो गया उसका सप्लाई। जो वो ऑफर नहीं करना चाह रहा है पर उसके पास बन के रेडी है तो वो आ जाएगा हमारा स्टॉक के अंदर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई। तो भैया क्या है लॉ ऑफ सप्लाई? तो लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली भैया हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। लॉ क्या बताता है कि रिश्ता क्या कहलाता है, किसके बीच में रिश्ता क्या कहलाता है सर? तो रिश्ता बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड सप्लाई ऑफ द गुड। ठीक है भैया, कि किसी भी गुड की कोई भी कमोडिटी ले लो, मोबाइल फोन ले लो, मोबाइल फोन के प्राइस के बीच में और उसके सप्लाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये बताता है कौन? तो ये बताता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि भैया सारी चीजें मार्केट में कांस्टेंट है और इफ द प्राइस राइजेस supply also increase, if the price falls supply will be decrease, it means there is direct proportional relationship between price and supply। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि अगर किसी भी कमोडिटी की मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तो सेलर क्या करेगा? उसकी सप्लाई भी बढ़ा देगा। सर प्राइस बढ़ेगी तो सेलर सप्लाई क्यों बढ़ा देगा? सेलर सप्लाई इसीलिए बढ़ाएगा क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमारा सिंपली ये बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगी और अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी यहाँ पे कम हो जाएगी। यानी किसी भी कमोडिटी की प्राइस और किसी भी कमोडिटी की सप्लाई में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। या तो दोनों साथ साथ बढ़ेंगे या दोनों साथ साथ डूबेंगे। क्लियर है? जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता था? इसका उल्टा होता था। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस यहाँ पे कम हमको देखने को मिलती थी। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता था। जबकि लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स और सप्लाई ऑफ द गुड्स में। आई होप आपको ये चीज भी यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम सप्लाई शेड्यूल में। ठीक है, सप्लाई शेड्यूल बोल लो इसको। क्या है भैया सप्लाई शेड्यूल? तो जैसा डिमांड शेड्यूल था बस वही है, कुछ नहीं है भैया। ये टेबल हो गया, इसको हम बोल देते हैं शेड्यूल। इसी टेबल का हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, उसको बोल देते हैं कर्व। ठीक है, अब शेड्यूल क्या होता है भैया? दो टाइप्स के यहाँ पे होते हैं। पहला एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, दूसरा क्या? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। एक इंडिविजुअल की अगर हम लेंगे सप्लाई को कि भैया वो कितना क्या सप्लाई कर पा रहा है तो वो हो गया हमारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और पूरी मार्केट का हम देखेंगे कि मार्केट में जितने भी सप्लायर है उनकी क्या सप्लाई चल रही है, किस प्राइस में, तो वो हो जाएगा हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, कोई भी इसमें हमको डाउट नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। इट शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गुड्स दैट इज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल सेलर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल सेलर और प्रोड्यूसर एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइजेस इन द मार्केट। ठीक है भैया, जब किसी भी हम एक पर्टिकुलर सेलर के बारे में बात करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे, तब हम बात कर रहे होंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के बारे में कि भैया वो किस प्राइजेस पे, ठीक है, वो कितनी प्राइजेस पे कितना सप्लाई करना चाह रहा है। और जब इसी को हम पूरे मार्केट में ले लेंगे, क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल सेलर तो होता नहीं है अनलेस वो मोनोपोली मार्केट हो। ठीक है, बाकी कोई भी मार्केट हो उसमें बहुत सारे सेलर होते हैं, तो उन सबकी हम ले लेंगे कि भैया वो कितनी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी वो सप्लाई करना चाह रहे हैं और उसको हम कंबाइन करके एक ऐसा टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। क्लियर है? उसी को बस ग्राफिकल वे में बना दिया तो वो क्या हो गया? हमारा सप्लाई कर्व हो गया। तो ये लो भैया यहाँ पे जगह है, आपको बना के बता देता हूं। ये रहा हमारा वाई और एक्स एक्सिस यहाँ पे। ठीक है, ये लो, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे दोनों का मीटिंग पॉइंट, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा भैया हमारा प्राइस ऑफ एक्स और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है भैया, कि कितनी क्वांटिटी यहाँ पे सप्लाई हो रही है। अब जो ऊपर यहाँ पे हमारा बना हुआ है शेड्यूल, इसी का अगर मैं आपको डेटा उठाऊं तो ये देखो, यहाँ पे इसको मान लो 0, यहाँ पे हो गया ये 10, ठीक है, ये हो गया 20, ये हो गया हमारा 30 और ये हो गया हमारा 40। ठीक है, सबके आगे ये लो भैया 0 भी तुम्हारा लग गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर क्वांटिटी सप्लाइड में तो यहाँ 5, फिर 35, फिर 45 बीच में मान लो कहीं पे आ गया, 55 यहाँ हो गया और 75 तुम्हारा यहाँ पे हो गया। इस पॉइंट पे मान लेना तुम 45 आ गया। क्लियर है? अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो 10 पे, ठीक है, अगर प्राइस मेरी 10 है तो सप्लाई हो रही है 5, यानी इस पॉइंट पे मैं आ जाऊंगा। ठीक, 20 अगर प्राइस है तो मेरी हो रही है सप्लाई 35, यानी यहाँ पे 30 अगर प्राइस है तो मेरी यहाँ पे सप्लाई आ रही है 45 और अगर प्राइस 40 है तो मेरी सप्लाई आ रही है 55। यानी ये देखो आपका ग्राफ, अगर इन आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल आपको ऐसे ऊपर जाती हुई एक लाइन यहाँ पे दिखने वाली है, जो कहां से कहां जा रही है? लेफ्ट से लेके राइट की तरफ आपकी ये लाइन जाते जा रही है। ठीक है, तो भैया यही होता है हमारा सप्लाई कर्व, जो कि क्या बताता है हमको? सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल वे में जब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं हमारे सप्लाई शेड्यूल को तो वही हो जाता है हमारा सप्लाई कर्व। ये हमेशा मूव करेगा आपका लेफ्ट से राइट की तरफ में कुछ इस तरीके से। क्लियर है? एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने ये टेबल है, उसी का मैंने आपके सामने यहाँ पे ग्राफ बनाया और लाइकवाइज हमने डॉट से डॉट को मिलाया और हमारी जो लाइन है वो यहाँ पे बन के आ चुकी है। सेम अगर हम मार्केट के केस में करेंगे, ठीक है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल हमारे पास आ जाएगा, उसको जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तब हम उस चीज को बोल देंगे मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, और उस टेबुलर फॉर्म में डेटा जो है हमारे पास उसको क्या बोलेंगे? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, इसका डायग्राम भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे मार्केट
कि जो डिमांड का बनता है, ठीक है, मार्केट डिमांड शेड्यूल जैसा बनता है, मार्केट डिमांड कर्व जैसा बनता है, सेम वैसे ही यहाँ पे इसका भी हमारा डायग्राम बनने वाला है। तो वो चीजें हमको डिमांड वाली क्लियर है, तो इसमें हम वापस से डबल डबल पढ़ाई नहीं करने वाले। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम सीधा। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है हमारा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई में, यानी लॉ ऑफ सप्लाई में हमने क्या देखा, लॉ ऑफ सप्लाई में हमने देखा अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लाइकवाइज सप्लाई भी बढ़ने वाली, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे प्राइसेस तो बढ़ेंगे बट सप्लाई वहां पे नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जहां प्राइसेस बढ़ेंगे बट सप्लाई नहीं बढ़ेंगी, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, ये लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन है, यानी इन चीजों में लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करने वाला। तो वो क्या सारी चीजें हैं, तो भैया लैंड हो गया या एग्रीकल्चर गुड्स हो गया। अब भैया लैंड क्या है, जमीन क्या है, हमारे पास लिमिटेड है, उसकी प्राइसेस कितनी भी बढ़ जाए क्या उसकी सप्लाई बढ़ने वाली है क्या, नहीं सर, उसकी सप्लाई तो कहीं से भी नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि रातों रात तो भैया लैंड हम पैदा तो कर नहीं सकते। तो लैंड जो है भैया वो उसकी सप्लाई जो है कांस्टेंट रहने वाली, भले उसकी प्राइस कम हो जाए या उसकी प्राइस बढ़ जाए, यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट होते हैं भैया रेयर गुड्स, ठीक है, जो रेयर क्वालिटी के गुड्स हैं जिनकी सप्लाई ही एकदम कम है, ठीक है, जो अगर मान लो कोयला मान लो वो एक तरीके का रेयर गुड्स हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, या गोल्ड ले लो, गोल्ड क्या हो गया, रेयर गुड्स हो गया, एज्यूम कर रहे हैं अभी सिर्फ, ठीक है। अब गोल्ड अगर किसी खदान से निकलना है 1 टन, ठीक है, गोल्ड अगर किसी खदान से 1 टन निकलना है तो उस खदान से 1 ही टन तो गोल्ड निकलेगा, 10 टन तो हम निकाल नहीं सकते। पर मान लो गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रही है तो उससे उसकी सप्लाई पे कुछ फर्क आने वाला है क्या, नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा कि गोल्ड को हम बताएंगे कि अरे भैया तेरी वैल्यू ना कल 50,000 थी आज 1 लाख रुपए होगी तो तू ना जल्दी जल्दी ज्यादा निकल, ठीक है। गोल्ड बोलेगा अरे भैया मैं जितना उतना ही निकलूंगा, ज्यादा तो निकलूंगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो फेल हो जा रहा है, यानी भली गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाए या कम हो जाए पर उसकी जो सप्लाई है वो सेम ही रहने वाली है, उसमें कुछ खास ज्यादा अंतर यहाँ पे नहीं आएगा। सेकंड हमारा ये केस हो गया। थर्ड आते हैं लेबर पे, ठीक है, लेबर भी सेम यहाँ पे केस होता है, भले उनकी प्राइसेस बढ़ जाए कम हो जाए, उनकी सप्लाई नॉर्मली अपनी चलती जाती है, उनमें कुछ खास ज्यादा यहाँ पे चेंज नहीं आता है। तो ये 3 हमारे एग्जांपल क्या क्या, लैंड या एग्रीकल्चर गुड्स, रेयर गुड्स और लेबर, ठीक है, ये 3 क्या बनते हैं, ये 3 बनते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। आपको याद रखने के लिए भैया बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एमसीक्यू बन जाए, 3 ऑप्शन डाल दे, चौथा डाल दे एक और कोई सा भी, और बोल दे कि इनमें से कौन सा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई नहीं है, तब आपको आंसर करना पड़ेगा वो 4th वाला जो आपने यहाँ पे नहीं पढ़ रखा है। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे हैं भैया, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, चेंज इन सप्लाई, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई क्या है भैया, तो चेंज इन सप्लाई को पढ़ लेते हैं। Change in the determinants of supply that leads to change in supply. These changes in supply are of 2 type. They are, ठीक है भैया, जब सप्लाई के डिटर्मिनेंट में कुछ भी चेंज आ जाता है उससे क्या होता है, हमारी सप्लाई में भी चेंज आता है। सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होता है भैया, ऐसी चीज जो सप्लाई को डिटरमाइन करती है, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीज जो हमारी सप्लाई को डिटरमाइन करती है। सर वो चीजें क्या है, थोड़ी देर रुक जाओ, नेक्स्ट भैया हम 1-2 टॉपिक के बाद वही सीधा पढ़ने वाले कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होता है। अभी समझ लो ऐसे फैक्टर जो भैया सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उनमें जब भी चेंज आता है तो हमारी सप्लाई में भी चेंज यहाँ पे आने लग जाता है, बस उसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन सप्लाई। सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई में चेंज आ गया, सप्लाई कम हो गई, सप्लाई में चेंज आ गया, बस यही क्या है, चेंज इन सप्लाई, यही। अब ये भी होती है भैया 2 टाइप की, एक होती है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, दूसरी होती है भैया इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब देख लेते हैं इन दोनों को, ये क्या बात कर रहे हैं, तो भैया एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज द सप्लाई विल बी एक्सटेंडेड और व्हेन द प्राइस इज डिक्रीज द सप्लाई विल बी कॉन्ट्रैक्टेड। बहुत ही सिंपल सा, मैंने आपको पहले ही बताया लॉ ऑफ डिमांड में क्या है भैया, अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी और प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी यहाँ पे कम होने वाली, अगर सारी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। सप्लाई को डिटरमाइन करने में बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स आ जाते हैं, बट अगर सारी चीजें हम कांस्टेंट लेते हैं और सिर्फ प्राइस में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें कांस्टेंट, हम किस में खेल रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस में खेल रहे हैं, और अगर प्राइस के कम या ज्यादा होने से सप्लाई हमारी कम या ज्यादा होती है तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। प्राइस बढ़ गई, सप्लाई भी बढ़ गई, क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। प्राइस कम हो गई, सप्लाई भी कम हो गई, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। सर इसको ग्राफ के फॉर्म में दिखा दो, तो ये लो भैया आपको इसको ग्राफ के फॉर्म में भी दिखा देता हूं। ये लो भैया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा मीटिंग पॉइंट, ये हो गया हमारा x एक्सिस। यहाँ पे तुम्हारा बट ऑब्वियस सी बात है प्राइस आने वाला है और यहाँ पे तुम्हारा सप्लाई ही आने वाला है। अब इसके पहले भी जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें हमने क्या देखा था कि भैया अगर प्राइस कम है तो सप्लाई भी यहाँ पे कम है, बट अगर प्राइस बढ़ जाती है, देखो प्राइस में नीचे से ऊपर लेके गया हूं, ठीक है, यहाँ पे लेके गया मैं प्राइस को, पहले प्राइस क्या थी, यहाँ पे थी, प्राइस में नीचे से ऊपर लेके गया तो सप्लाई भी हमारी बढ़ गई। अब प्राइस को अगर मैं और ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, प्राइस को मैं मान लो यहाँ लेके आ गया तो सप्लाई भी हमारी लाइकवाइज बढ़ जाएगी और हमारा ये ग्राफ जो है वो अगेन इस तरीके का, ठीक है, ग्राफ जो है हमारा अगेन कुछ इस तरीके का बनेगा जो कि अगेन हमारा लेफ्ट से राइट की साइड में यहाँ पे जाने वाला है। ये देखो भैया प्राइस कम थी, सप्लाई कम, प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई, हमारी सप्लाई बढ़ गई, प्राइस और ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई और ज्यादा बढ़ गई। इसी को उल्टे तरीके से समझ लो, प्राइस हमारी यहाँ पे थी, प्राइस हमारी अब यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से हमारी प्राइस क्या हो गई, इस जगह पे आ गई, तो सप्लाई भी जो है हमारी वो यहाँ से यहाँ पे आ गई। प्राइस इस पॉइंट से
इस पॉइंट पे आ गई तो सप्लाई भी हमारी इस पॉइंट से, ठीक है, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट पे हमारी जो सप्लाई है वो आ चुकी है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे हम गए तो एक्सटेंशन हो गया, इस साइड हम आए तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। मतलब क्या, राइट साइड जाते जा रहे हैं तो एक्सटेंशन होते जा रहा है, लेफ्ट साइड जाते जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होते जा रहा है। सिंपल क्लियर बात। हाँ जी सर, सिंपल क्लियर बात। इसको मैंने क्या किया, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई, ये क्या बोला है भैया, तो इसको देख लेते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई क्या है, तो व्हेन द सप्लाई इज इंक्रीज द न्यू सप्लाई कर्व इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स राइट and right to the old supply curve. In the same way, when the supply is decreased, the new supply curve is formed towards the old supply curve. यानी जब भी कभी सप्लाई कर्व हमारी बढ़ रही है, ठीक है, जब भी कभी हमारी सप्लाई बढ़ रही है तो क्या होगा, ओल्ड वाले सप्लाई कर्व से हमको दूसरा नया सप्लाई कर्व देखने को मिलेगा जो कि उससे राइट डायरेक्शन में जाएगा। बट वहीं अगर प्राइसेस हमारी कम हो रही है तो हमको हमारा सप्लाई कर्व ओल्ड सप्लाई कर्व से दूसरी यानी लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा। कैसे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो प्राइस हमारी यहाँ पे ले लो कांस्टेंट, ठीक है, प्राइस यहाँ पे हमारी फिक्स हो गई। लिख दूं आपके लिए, ये लो भैया लिख देता हूं, ये हो गई हमारी प्राइस, ये हो गई हमारी सप्लाई। अब ये मान लो हमारी ओरिजिनल, ठीक है, ये हमारी क्या है, ओरिजिनल प्राइस और सप्लाई की हमारी यहाँ पे कर्व हो गई। अब मान लो क्या हो गया, प्राइस कांस्टेंट है बट क्या हो रहा है, हमारी सप्लाई बढ़ती जा रही है। तो सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, ठीक है, सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, देखो हम अभी इस पॉइंट पे थे, सप्लाई बढ़ेगी तो हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है, सप्लाई बढ़ेगी तो हम इस पॉइंट से इधर वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। यानी ये जो हमारी अब लाइन है ये कुछ इस तरीके से बनने वाली है, ठीक है। अब मान लो सप्लाई जो है वो हमारी कम हो गई, ठीक है, सप्लाई कम हो गई, यहाँ पे ये हमारी सप्लाई 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। इनिशियल हमारी सप्लाई कितनी थी, मान लो 2 थी, 2 से हमारी सप्लाई क्या हो गई, 3 हो गई। अब मान लो सप्लाई 2 से हमारी 1 हो जाती है, यानी हम इधर आ जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, क्लियर है। इसका लाइन जो है वो यहाँ पे पॉइंट पे कट करेगा, क्लियर है। इस पॉइंट पे हमारी जो लाइन है वो यहाँ पे बनने वाली है कुछ इस तरीके से। यानी प्राइस हमारी सेम है, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। यहाँ पे मान लो प्राइस यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि 5 है, ठीक है, कोई भी गुड्स की प्राइस क्या है, 5 है, वो 5 ही चलते जा रही है, बट जो सप्लाई है वो कम और ज्यादा हो रही है। अब सप्लाई ज्यादा हो रही है यानी 2 से हम 3 पे जा रहे हैं, तो ये जो हमारा ग्राफ है वो किधर जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, क्लियर। और अगर प्राइस हमारी 5 ही है बट सप्लाई हमारी 2 से 1 हो रही है, तो ये देखो ये कर्व हमारा कहाँ गया, लेफ्ट की तरफ यहाँ पे आ चुका है, क्लियर है। तो जब भी कभी हमारा कर्व ओरिजिनल वाले कर्व से राइट साइड की ओर जाएगा तब हम क्या बोलेंगे कि हमारी सप्लाई क्या है, इंक्रीज हो गई, ठीक है भैया। 2 से हम 3 पे चले गए तो कोई भी, ठीक है, एकदम क्लास 2-3 का बच्चा भी ये बता देगा कि अगर हम 2 से 3 पे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और 2 से अगर हम 1 पे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, क्लियर है। 2 से अगर हम 1 पे जा रहे हैं तो हो रहा है डिक्रीज, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज ऑफ सप्लाई। और अगर 2 से हम जा रहे हैं 3 पे तो उसी को हम बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अब इनका ग्राफ कैसे जा रहा है, तो भैया 2 से 3 पे गए राइट साइड गए, 2 से 1 पे गए लेफ्ट साइड पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो यही था आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई। और ऊपर हमने देखा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। दोनों में अंतर क्या है सर, तो यहाँ पे प्राइसेस जो है हमारी वो चेंज होते रहती है, यहाँ पे हमारी जो प्राइसेस है वो यहाँ पे सेम ही रहती है, ठीक है। प्राइस हमारी सेम कहाँ पे रहती है या कांस्टेंट कहाँ पे रहती है, तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सप्लाई में हमारी प्राइस कांस्टेंट रहने वाली है। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हमारी प्राइसेस जो है वो कम ज्यादा यहाँ पे होने वाली, क्लियर है। दूसरा डिफरेंस क्या, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन या एक कर्व बना के इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेयर एज यहाँ पे हमको मल्टीपल कर्व्स बनाने पड़ते हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, क्लियर। हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर। तो भैया नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सीधा हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बात करता है सप्लाई फंक्शन के बारे में। जैसा डिमांड फंक्शन था वैसा ही सेम हमारा सप्लाई फंक्शन भी, थोड़े बहुत इसमें चेंजेस है। क्या चेंजेस है भैया, तो सप्लाई फंक्शन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस सप्लाई। सप्लाई फंक्शन क्या बताता है, सप्लाई फंक्शन बताता है रिलेशन, रिश्ता बताता है किसके बीच में, सप्लाई के बीच में, और सप्लाई को जो डिटरमाइन करते हैं उन फैक्टर्स के बीच में। इसको अगर हमको इक्वेशन की तरह रिप्रेजेंट करना हो तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे सर, तो ये यहाँ पे लिखा है Sx इज इक्वल टू F और ब्रैकेट में Px, Pi, T, W और Gp। सर ये सब क्या है, तो देखो Sx मतलब हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स X, ठीक है। कोई भी गुड्स ले लो जिसका नाम क्या रख दिया हमने यहाँ पे X, उसकी सप्लाई किस पे डिपेंड करेगी, तो उसकी सप्लाई बिल्कुल बराबर होगी फंक्शनल रिलेशनशिप F, यानी फंक्शनल रिलेशनशिप किसके किसके रिलेशन के बीच में, तो उस X की प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ इनपुट, ठीक है, उस X को बनाने में हमारा रॉ मटेरियल कितना इनपुट लग रहा है उसकी प्राइस पे। फिर टेक्नोलॉजी हम क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे हमारी कॉस्ट अगेन उतनी कम आने वाली है। फिर वेदर कंडीशन क्या है भैया, अगर नॉर्मल वेदर कंडीशन है नॉर्मल चीजें चलने वाली है, अगर वेदर कंडीशन खराब हो जाती है तो हो सकता है हमारी सप्लाई भी कम ज्यादा उस हिसाब से हो जाए। फिर भैया गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चल रही है, ठीक है, मान लो अगर आप जो गुड्स सप्लाई कर रहे हो उस पर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया
तो क्या होगा, तो आपकी सप्लाई में यहाँ पे कमी आने वाली। बट वहीं अगर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो आपकी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, उस पर भी हमारा डिमांड और सप्लाई, डिमांड नहीं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं सप्लाई के बारे में, तो उस पर भी हमारा सप्लाई जो है वो यहाँ पे डिपेंड होने वाला है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो यही था हमारा सिंपल सा सप्लाई फंक्शन, जो कि क्या बताता था, रिलेशन बताता था किसके बीच में, सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो ये रहे भैया आपके इतने सारे डिटर्मिनेंट्स, टोटल 9 डिटर्मिनेंट्स आपको यहाँ पे दिए गए। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं कि सप्लाई आने वाले टाइम में ज्यादा होने वाली है या कम होने वाली। कम क्या, सप्लाई आने वाले टाइम में ज्यादा होने वाली है या कम होने वाली है, ये डिटरमाइन करेगा, ये डिपेंड करेगा इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के ऊपर। तो पहला उसमें आपके पास आ रहा है प्राइजेस ऑफ गुड्स। ठीक है, प्राइजेस ऑफ गुड्स क्या है भैया, तो अगर प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइजेस अगर कम हो जाएंगे तो सप्लाई भी यहाँ पे कम होने वाली। तो ये था तुम्हारा प्राइजेस ऑफ गुड्स। दूसरा भैया गोल्स ऑफ द फर्म, फर्म के गोल क्या है। अब आपको पता होगा कि एक बिजनेसमैन के भैया बहुत सारे गोल्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है वो बिजनेस अपना एक्सपेंड करना चाह रहा हो सकता है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहा हो सकता है वो सोसाइटी की मदद करना चाह रहा हो, कुछ भी बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। तो उस चीज पे भी डिपेंड करता है। मान लो अगर किसी बिजनेसमैन का गोल है कि भैया उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि वो जो कमोडिटी बना रहा है वो ज्यादा से ज्यादा बिके। ज्यादा से ज्यादा बिकना मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको सप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी अगर उसका गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो यहाँ पे गुड्स की वो सप्लाई को बढ़ाने वाला है। बट उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज अपना नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, सप्लाई को नहीं बढ़ाएगा। सप्लाई को अगर कम भी कर देगा तो भी उसका काम यहाँ पे चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा डिटर्मिनेंट, गोल ऑफ द फर्म। थर्ड पॉइंट, इनपुट प्राइजेस। ठीक है भैया, अगर इनपुट रॉ मटेरियल के प्राइजेस, ठीक है, रॉ मटेरियल के प्राइजेस अगर लो है, ठीक है, रॉ मटेरियल के प्राइजेस अगर लो हैं, तो भैया हमको लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ने वाली है। और अगर भैया हायर इनपुट प्राइसेस हमको पड़ रहा है तो हमको हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ने वाली। मतलब क्या, अगर हमको भैया सामान को बनाने में ज्यादा खर्चा लग रहा है तो हमारी सप्लाई बट ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। बट अगर हमको सस्ते में हमारे रॉ मटेरियल मिल जा रहे हैं तो भैया हम ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने वाले हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इनपुट प्राइसेस अगर ज्यादा है तो सप्लाई हमारी कम होने वाली है, अगर इनपुट प्राइसेस कम है तो सप्लाई हमारी ज्यादा होने वाली है। सेम गोज विद टेक्नोलॉजी, अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि कम इनपुट पे हम ज्यादा आउटपुट दे पाए, तो लाइकवाइज हमारी सप्लाई बढ़ने वाली है। बट अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो हमको कॉस्ट भी ज्यादा पड़ने वाली है और सप्लाई भी हमारी जो है कम आने वाली है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया भैया। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडी के कारण भी भैया बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। क्या भैया चेंजेस, तो हायर टैक्सेस ऑन गुड्स डिस्करेज प्रोड्यूसर्स ऑन एंड देयर सप्लाई विल बी लेस। भैया ज्यादा अगर टैक्स लगेगा तो सप्लायर्स भैया डिस्करेज हो जाएंगे और अपनी सप्लाई वो कम कर देंगे। वेयर एज ऑन द अदर एंड अगर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट तो भैया क्या होने वाला है, तो सप्लायर ज्यादा से ज्यादा अपने गुड्स को सप्लाई करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। मान लो भैया अगर फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ने वाला है, ये अगर किसी बिजनेसमैन को पता चल जाए तो वो आज क्या करेगा, आज वो अपनी सप्लाई रोक देगा। क्यों रोक देगा या कम कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि आगे चल के मुझे इसी पर्टिकुलर गुड का ज्यादा मुझे प्राइस मिलने वाला है। ठीक है, ज्यादा दाम मिलने वाला है, ज्यादा दाम मिलेगा तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। तो वो अभी क्या करेगा, अभी वो सप्लाई को थोड़ी सी कम कर देगा। बट अगर उसको पता चल जाए कि आगे जाके भैया प्राइसेस जो है वो हमारी कमोडिटी की कम होने वाली, तो क्या करेगा, अभी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई को बढ़ा देगा, क्योंकि उसको पता है कि आगे जाके उसको थोड़ा सा लॉस हो सकता है। तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए वो अभी ज्यादा सप्लाई करने लग जाएगा। तो यही होता है भैया एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली है तो अभी सप्लाई कम हो जाएगी और जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तब सप्लाई भी वो बढ़ा देगा। बट अगर फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं तो सप्लाई करंट में बढ़ जाएंगी और फ्यूचर में कम हो जाएंगी। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा पॉइंट नंबर 7, प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज। प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज क्या भैया, तो यूजुअली एन इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज मेक्स द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटीज हुज प्राइस इज नॉट rise and relatively less attractive. Even though other things remaining same, the supply of one commodity falls, the price of goods other goods rises. ठीक है भैया, काफी सिंपल सा पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 में, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। तो भैया सिंस the market supply is the sum of suppliers made by individual firms and the supply varies with changes in number of firms in the market, a decrease in number of firms reduces the supply. भैया नंबर ऑफ फर्म, मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर है, कितने नंबर ऑफ फर्म्स यहाँ पे होने वाले हैं, जितनी ज्यादा फर्म्स होंगे यानी जितने ज्यादा प्रोड्यूसर होंगे सप्लाई भी उतनी ज्यादा होगी। प्रोड्यूसर अगर कम हो जाएंगे तो सप्लाई भी यहाँ पे कम हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हो गया भैया नेचुरल फैक्टर। भैया अगर आप कुछ ऐसी चीजें बना रहे हो जो भैया नेचुरल फैक्टर पे डिपेंड है, मान लो आप किसान हो, आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या जाता है आपके बिजनेस में, बारिश हो। ठीक है, अगर बारिश कम हो, सूखा पड़ जाए तो फसलें आपकी हो सकता है खराब हो जाए,
फसलें खराब होगी तो क्या होगा, मार्केट में कोई लेगा नहीं, आप भी उसको नहीं बेच पाओगे, तो अगेन सप्लाई यहाँ पे कम हो गई अगर बारिश यहाँ पे कम हो जाती है। बट अगर बारिश प्रॉपर होती है जितना चाहिए तो भैया आपकी सप्लाई भी उतनी ही होने वाली है। और मान लो थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा हो गई तो आपकी हो सकता है सप्लाई भी लाइकवाइज बढ़ जाए। तो भैया नेचुरल फैक्टर्स पे भी जो सप्लाई है वो बहुत हद तक यहाँ पे डिटरमाइन करता है कि हमारी वेदर कंडीशंस कैसी होने वाली है। अगर फेवरेबल वेदर कंडीशन है तो नॉर्मल सप्लाई रहने वाली है, थोड़ी सी अच्छी वेदर कंडीशन है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर एडवर्स वेदर कंडीशन हो जाती तो हमारी सप्लाई क्या होने वाली है, कम होने वाली है। क्लियर है? हाँ जी सर, अच्छी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम सीधा। ये रहा नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, तो भैया ये रेशियो बताता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में हम कितना चेंज करेंगे तो हमारी सप्लाई में यहाँ पे कितना चेंज आने वाला है, या सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है, प्राइस में उस हिसाब से कितना चेंज आ रहा है, ये बात बताता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसको निकालने का भैया बहुत ही ईजी यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। सर वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर बट हमारी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लिखा है। अरे भैया दोनों भी बातें यहाँ पे सेम है, परसेंटेज यहाँ पे हो जाएंगी कैंसिल। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो यही निकल के आएगा कि भैया चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन प्राइस। उसको अगर हमको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है शॉर्ट में तो हम इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। सर अब ये यहां से हम इस तरीके से हम इस स्टेप पे कैसे पहुंच गए, तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था हमारी डिमांड वाली क्लास में, उस पार्ट को जरूर देख लेना। अगर आपने नहीं देखा हो, अगर आपने वो देखा है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मैंने उसमें आपको एक एक स्टेप कर करके बताया था कि हम कैसे यहां से डायरेक्टली यहां पे आ जाते हैं। क्लियर है? तो उस चीज को वापस से मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूं। अगर वो चीज आपका क्लियर नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डिमांड वाली वीडियो को भी वापस से देख लेना, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए मैं क्या करता हूं, मैं सीधा आता हूं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो भैया डिमांड में भी हमने सेम चीज देखा था, तो डिमांड में भी हमने यहाँ पे सेम चीज देखा था। 5 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, सेम वैसे ही 5 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ यहाँ पे सप्लाई होने वाली है। सेम परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम है, थोड़ा सा भी यहाँ पे चेंज नहीं है। देखो भैया उसमें परफेक्टली इलास्टिक में इंफिनिटी होता था, ठीक है, तो यहाँ भी इंफिनिटी है। वहां भी परफेक्टली इन इलास्टिक में वैल्यू हमारी 0 होती थी, यहाँ भी 0, यहाँ ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, सेम है। सारा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सेम है। देखो डिमांड में जब हम कर्व बनाते थे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का, तो वो पैरेलल होता था OX एक्सिस से, यानी उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता था। ठीक है, प्राइसेस यहाँ पे हमारी कांस्टेंट रहती थी और जो हमारी डिमांड है वो चेंज होते रहती थी। ठीक है, ये हमारा X एक्सिस है और ये O एक्सिस है। तो जो ये हमारा कर्व बन रहा है, ठीक है, ये जो हमारा कर्व बन रहा है वो क्या है, पैरेलल है OX एक्सिस के। सेम यहाँ पे वही चीज है, बस यहाँ पे प्राइस यहाँ पे अगेन कांस्टेंट और यहाँ डिमांड की जगह क्या आ जाएगा, सप्लाई आ जाएगा। देखो सेम यहाँ पे लिखा है प्राइस इज कांस्टेंट और इफ देयर इज चेंज इन सप्लाई इट इज चेंज टू बी परफेक्टली इलास्टिक, यानी प्राइस कांस्टेंट रहने वाली है बट सप्लाई में यहाँ पे चेंज आने वाला। और जो हमारा कर्व है वो कैसा बनेगा, OX एक्सिस के बिल्कुल यहाँ पे पैरेलल बनने वाला। नेक्स्ट भैया परफेक्टली इन इलास्टिक का कैसे यहाँ पे बनता है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक जो होता है भैया वो OY एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होती है, यानी यहाँ पे सप्लाई कांस्टेंट रहती है बट प्राइजेस में यहाँ पे चेंज आता रहता है। ठीक है, प्राइजेस कम ज्यादा होती रहती है बट सप्लाई हमारी कांस्टेंट यहाँ पे रहती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, सेम हमने डिमांड के केस में देखा था, बस डिमांड की जगह यहाँ पे सबको सप्लाई से रिप्लेस कर दो, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की बात यहाँ पे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यानी अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के क्या डिटर्मिनेंट्स है, तो भैया सिंपल, नेचर ऑफ कमोडिटी। ठीक है भैया, अगर नेचर ऑफ कमोडिटी ड्यूरेबल है, यानी कुछ ऐसा गुड्स है जो ड्यूरेबल है, लंबे समय के लिए चलने वाला है, तो उसकी इलास्टिसिटी होगी ज्यादा, और अगर जो कम समय के लिए चलने वाला है तो उसकी इलास्टिसिटी होगी कम। ठीक है, नेक्स्ट भैया टाइम फैक्टर, अगर लॉन्ग पीरियड के लिए है तो उसकी सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, ज्यादा। कम समय के लिए चलने वाला है तो भैया कम हो जाएगी। अवेलेबिलिटी भैया अगर ज्यादा है तो ज्यादा होगी और कम है तो कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भैया, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मोर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस। ठीक है भैया, अगर कॉस्ट हमको ज्यादा लग रही है तो हम सप्लाई क्या करेंगे, कम करेंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको कम पड़ रही है, रॉ मटेरियल्स हमको सस्ते में मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई ज्यादा कर देंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी लेस हो जाएगी, और यहाँ पे इस तरीके का हमको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। फिर नेचर ऑफ इनपुट्स क्या है, तो भैया इफ इनपुट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट देन देयर विल बी मोर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और अगर इनपुट अवेलेबल नहीं है तो देयर विल बी लेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सिंपल है भैया, कुछ ज्यादा यहाँ पे समझने वाली बात नहीं, ऑलरेडी सारी बातें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट भैया रिस्क टेकिंग, इफ एंटरप्रेन्योर टेक रिस्क इन द इलास्टिसिटी
ऑफ सप्लाई विल बी मोर अदरवाइज लेस। जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योर रिस्क लेगा उतनी ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी बढ़ने वाली है, जितना कम वो रिस्क लेगा उतनी ही कम यहाँ पे इलास्टिसिटी होने वाली। तो ये थे भैया हमारे 6 पॉइंट जो कि बात करते थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो हमने ऊपर देखा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या भैया, तो ये हमारा रिलेशन बताता था क्वांटिटी जो हमारी सप्लाई हो रही है और हमारी प्राइसेस क्या चल रही है हमारी पर्टिकुलर गुड्स की, ठीक है, उसी को हम बोलते थे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या क्या चीज डिटरमाइन करती थी, तो वो कुछ 6 पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे कि उस जो कमोडिटी है उसका नेचर क्या है भैया। अगर नेचर ड्यूरेबल नेचर का, लंबे समय चलने वाली, तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। कम समय चलने वाली, पेरिसेबल नेचर है, जल्दी खराब हो जाएंगे, तो उसकी इलास्टिसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। और बाकी सारे अलग अलग फैक्टर्स भी हमने यहाँ पे देखे। तो इन शॉर्ट भैया डिमांड हमारा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो चुका था ऑलरेडी 2 पार्ट में। सप्लाई का भी यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। डिमांड अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ, सप्लाई बस आपका रिविजन था, कुछ खास यहाँ पे चेंजेस नहीं थे, बस डिमांड की जगह हमने हर जगह सप्लाई को लगा दिया। बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम ही थे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टॉपिक नंबर हमारा 2.3 जो कि बात करता है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम क्या है, ये पार्ट बनता है हमारे नेक्स्ट क्लास का, ठीक है। तो इसी के साथ भैया हमारा जो भी टारगेट था इस लेक्चर का वो यहीं पे हो जाता है खत्म। तो लाइकवाइज इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म। और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। एक और नया टॉपिक क्या है, हम पढ़ रहे होंगे इक्विलिब्रियम, बट तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। आज बाल खोल के पढ़ाऊं क्या है? अरे बाप रे कतई महिषासुर लग रहा हूँ, बाल बांध के ही पढ़ाना ठीक रहेगा। बाप रे बाप।